नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विद्रोही का पार्ट 2। आप पार्ट 1 चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 3 दिन फिर मैंने अंगारों पर लोट लोट कर काटे। ठान लिया था कि अब किसी से न मिलूंगा। सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था। तारा पर भी क्रोध आता था। चाचा साहब की तो सूरज से मुझे घृणा हो गई थी। मगर तीसरे दिन शाम को चाचा जी का रुक्का पहुंचा। मुझसे आकर मिल जाओ। जी मैं तो आया कि लिख दूं कि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। आप समझ लीजिए मैं मर गया। मगर फिर उनके स्नेह और ऊब की याद आ गई। खरी खरी सुनाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था। हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चचा जी की सेवा में पहुंच गया। चचा जी ने मुझे सिर से पैर तक देखकर कहा, क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? आज राय साहब सीताराम तशरीफ लाए थे। तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कल सवेरे मौका मिले तो चले आना, या तुम्हें लौटने की जल्दी ना हो तो इसी वक्त बुला भेजो। मैं समझ तो गया कि यह राय साहब कौन है, लेकिन अनजान बनकर बोला, यह राय साहब कौन है? मेरा तो उनसे परिचय नहीं है। चाचा जी ने लापरवाही से कहा, अजी यह वही महाशय हैं जो तुम्हारे ब्याह के लिए घेरे हुए हैं। शहर के रईस और कुलीन आदमी हैं। लड़की भी बहुत अच्छी है, कम से कम तारा से तो कई गुना अच्छी। मैंने हाँ कर लिया है। तुम्हें भी जो बातें पूछनी हो उनसे पूछ लो। मैंने आवेश के उमड़ते हुए तूफान को रोककर बोला, आपने नाहक हाँ की। मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता। चाचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़कर बोला, क्यों? मैंने उसी निर्भीकता से जवाब दिया, इसीलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीन रहना चाहता हूँ। चाचा साहब ने जरा नर्म होकर बोला, मैं अपनी बात दे चुका हूँ, क्या तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं है? मैंने उद्दंडता से जवाब दिया, जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता। चाचा साहब ने गंभीर भाव से कहा, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी। उन्होंने बोला, पछताना पड़ेगा। आप इसकी चिंता ना करें, आपको कष्ट देने ना आऊंगा। अच्छी बात है। यह कहकर उठे और अंदर चले गए। मैं कमरे से निकला और बैरक की तरफ चला। सारी पृथ्वी चक्कर खा रही थी। आसमान नाच रहा था और मेरी देह हवा में उड़ी जाती थी। मालूम होता था पैरों के नीचे की जमीन है ही नहीं। बैरक में पहुंचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ था। उफ, कितना निर्दय आघात था। सवेरे हमारे रेजिमेंट को देहरादून जाने का हुक्म हुआ। मुझे आंखी सी मिल गई। अब लखनऊ काटे खाता था। उसके गली कूचों तक से घृणा हो गई थी। एक बार जी में आया कि चलकर तारा से मिल लूं, मगर फिर वही शंका हुई, कहीं वह मुखातिब न हुई तो। विमल बाबू इस दशा में भी मुझे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए हैं, इसका मैं निश्चय न कर सका। पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था, अब एक अनाथ युवक जिसे मजूरी के सिवा और कोई अवलंब न था। देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभव था मेरा भी आहत हृदय संभल जाता और मैं विमल बाबू को मना लेता। लेकिन मुझे वहां पहुंचे 1 सप्ताह भी न हुआ था कि मुझे एक तारा का पत्र मिला। पते को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। समस्त देह में कंपन सा होने लगा। शायद शेर को सामने देखकर मैं इतना भयभीत न होता। हिम्मत ही न पड़ती कि उसे खोलूं। वही लिखावट थी, वही मोतियों की लड़ी जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त हो जाते थे, जिसे चूमता था और हृदय से लगाता था। वही काले अक्षर आज नागिन से भी ज्यादा डरावने मालूम होते थे। अनुमान कर रहा था कि उसने क्या लिखा होगा, पर अनुमान की दूर तक दौड़ भी पत्र के विषय तक न पहुंच सकी। आखिर एक बार कलेजा मजबूत करके मैंने पत्र को खोला। देखते ही आंखों में अंधेरा छा गया। मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघलाकर पिला दिया। तारा का विवाह तय हो गया था। शादी होने में कुल 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझसे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी थी और विनती की थी कि मुझे भुला मत देना। पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। आवाज से मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है। अगर कुछ और समझो तो वह अपनी पति के साथ अन्याय होगा, जिसे शायद तुम सबसे ज्यादा नापसंद करोगे। बस इससे अधिक और न लिखूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले गए। तुम यहाँ रहते तो तुम्हें भी दुख होता और मुझे भी। मगर प्यारे, अपनी इस अभाग्नी तारा को भूल न जाना। तुमसे यही अंतिम निवेदन है।
मैं पत्र को हाथ में लिए लेट गया। मालूम होता था छाती फट जाएगी। भगवान, अब क्या करूं? जब तक मैं लखनऊ पहुंच बारात द्वार पर आ चुकी होगी, यह निश्चय था। लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह न रोक सकता था। वही अब जीवन की अंतिम लालसा थी। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मुझे एक बड़े जरूरी काम से लखनऊ जाना है, 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। साहब ने बोला, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा जाना जरूरी है, तुम नहीं जा सकते। मैं किसी तरह नहीं रुक सकता, तुम किसी तरह नहीं जा सकते। मैंने और अधिक आग्रह न किया, वहां से चला आया। रात की गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया। कोर्ट मार्शल का मुझे जरा भी डर न था। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म से दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतजार करता रहा। तब अपनी किस्मत के नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला। बारात द्वार पर आ गई थी। गैस की रोशनी हो रही थी। बाराती लोग जमा थे। हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी। रास्ता मर्दाने कमरे की बगल से था। चाचा साहब शायद कहीं सैर करने गए हुए थे। नौकर जाकर सब बारात की बाहर देख रहे थे। मैं चुपके से जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा। वहां उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। हाय, यही वह स्थान है जहां हमने प्रेम के आनंद उठाए थे। यहीं मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांधता था। यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्ण था। इस जमीन का एक एक अणु मेरे लिए मधुर स्मृतियों से पवित्र था। पर हाय, मेरी हृदय की भांति आज भी वह उजाड़, सुनसान, अंधेरा था। मैं उसी जमीन से लिपटकर खूब रोया, यहाँ तक कि हिचकियां बंध गई। काश उस वक्त तारा वहां आ जाती तो मैं उसके चरणों पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो जाता। मुझे ऐसा भास होता था कि तारा की पवित्र आत्मा मेरी दशा पर रो रही थी। आज भी तारा यहाँ जरूर आई होगी। शायद इसी जमीन पर लिपटकर वह भी रोई होगी। उस भूमि से उसके सुगंधित केसों की महक आ रही थी। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहां के धूल जमा करने लगा। एक क्षण में मैंने सारी छत साफ कर डाली और अपनी अभिलाषाओं की इस राख को हाथ में लिए घंटों रोया। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है। यही मेरी उपासना का वरदान है। यही मेरे जीवन की विभूति है। हाय रे दुआ। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के समय वधु मंडप के नीचे आई। अब भावर होगी। मैं छत के किनारे चला आया और वह ममार के दृश्य देखने लगा। बस यही मालूम हो रहा था कि कोई हृदय के टुकड़े किए डालता है। आश्चर्य है, मेरी छाती क्यों न फट गई, मेरी आंखें क्यों न निकल पड़ी। मंडप मेरे लिए एक चिता थी जिस पर मेरे जीवन का आधार सा जल रहा था। भावर समाप्त हो गई तो मैं कोठे से उतरा। अब क्या बाकी था? चिता की राख भी जलमग्न हो गई थी। दिल को थामे वेदना से तड़पता हुआ जीने के द्वार तक आया, मगर द्वार बंद थे। अब क्या हो? उल्टे पांव लौटा। अब तारा के आंगन से होकर जाने के सिवा दूसरा रास्ता न था। मैंने सोचा, इस जमघट में मुझे कौन पहचानता है, निकल जाऊंगा। लेकिन ज्यों ही आंगन में पहुंचा, तारा की माता जी का निगाह पड़ गई। चौंक कर बोली, कौन? कृष्णा बाबू, तुम कब आए? आओ मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे चाचा साहब के भय से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा प्रातःकाल विदा हो जाएगी, आओ उससे मिल लो। दिन भर से तुम्हारी रट लगा रखी है। यह कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। फिर पूछा, अपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरा घर यहाँ कहाँ है? क्यों, तुम्हारे चाचा साहब नहीं है? हाँ, चाचा साहब का घर है, मेरा घर अब कहीं नहीं है। बनने की कभी आशा भी, पर आप लोगों ने वह भी तोड़ दी। हमारा इसमें क्या दोष था भैया? लड़की का ब्याह तो कहीं ना कहीं करना था। तुम्हारे चाचा जी ने तो हमें मझधार में छोड़ दिया था। भगवान ही ने उभारा है। क्या अभी स्टेशन चले आ रहे हो? तब तो अभी कुछ खाया पिया भी ना होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर ला कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। वृद्धा विस्मित होकर मुंह ताक लगी। मुझे तारा से कितना प्रेम था वो बेचारी क्या जानती थी। मैंने उसी विरक्ति के साथ फिर कहा, जब आप लोगों ने मुझे मार डालने की निश्चय कर लिया है तो देर क्यों करती हैं? आप मेरे साथ यह दगा करेंगी? यह मैं ना समझता था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। चाचा और बाप की आंखों से गिरकर मैं शायद आपकी आंखों में भी न झंझरूं। बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नजरों से देखकर बोला, तुम हमको इतना निस्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए हृदय से पूछा। अब तक तो ना समझता था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसा समझने को मजबूर किया। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घातक वार न कर सकता। मेरा खून आप ही की गर्दन पर होगा। हमारी चाचा जी ने ही तो इनकार किया था।
आप लोगों ने मुझसे भी कुछ पूछा, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया। आपने तो ऐसे निगाहें फेरी जैसे आप दिल से यही चाहती थी, मगर अब आपसे शिकायत क्यों करूं? तारा खुश रहे, मेरे लिए यही बहुत है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा। अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देते तो हमें तस्कीन हो जाती। हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो। हमसे जरूर भूल हुई, मगर उससे बड़ी भूल तुमसे हुई। मुझे मालूम हुआ कि तारा क्यों बराबर डाकिये को पूछती रहती थी। अभी वह कल दिन भर डाकिये की राह देखती रही। जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तब वह निराश हो गई। बुला दो उसे, मिलना चाहोगे? मैंने चारपाई से उठकर बोला, नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए। मैं अब उसे देख नहीं सकता। उसे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूं। यह कहता हुआ मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार पुकारा, पर मैंने पीछे फिर कभी न देखा। यह है मुझ निराश की कहानी। इसे आज 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरे ऊपर जो कुछ बीती उसे मैं ही जानता हूँ। कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ता है। फौज से तो उसके तीसरे दिन ही निकाल दिया गया था। अब मारे मारे फिरने के सिवा मुझे कोई काम नहीं। पहले तो काम मिलता ही नहीं है, और अगर मिल भी गया तो मैं टिकता नहीं। जिंदगी पहाड़ हो गई है, किसी बात की रुचि नहीं रही। आदमी की सूरत से दूर भागता हूँ। तारा प्रसन्न है। 3-4 साल हुए एक बार मैं उसके घर गया था। उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। बहुत कस्में दिलाई, मजबूर होकर गया। वह कली अब खिलकर फूल हो गई है। तारा मेरे सामने आई। उसका पति भी बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ ताक न सका। उसने मेरे पैर खींच लिए। मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। अगर तारा दुखी होती, कष्ट में होती, फटे हालों में होती, तो मैं उस पर बली हो जाता। पर संपन्न, सरस, विकसित तारा मेरी संवेदना के योग्य न थी। मैं इस कुटिल विचार को न रोक सका। इतनी निष्ठुर होता, कितनी बेवफाई। शाम को मैं उदास बैठा, वहां जाने पर पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बाबूजी, मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह हो जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ। तारा जैसी रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती। लेकिन मैं आज से सच कहता हूँ, अगर मैं जानता कि आपको उससे इतना प्रेम है तो मैं हरगिज आपकी राह का कांटा न बनता। यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ। तारा मुझसे उसकी प्रेम कथा कह चुकी है। मैंने मुस्कुरा कर बोला, तब तो आपको मेरी सूरत से घृणा होगी। उसने जोश से बोला, इसके प्रतिकूल मैं आपका आभारी हूँ। प्रेम का ऐसा पवित्र, ऐसा उज्जवल आदर्श आपने उसके सामने रखा। वह आपको अभी भी उसी मोहब्बत से याद करती है। शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आपका जिक्र ना करती हो। आपके प्रेम को वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझती है। आप शायद समझते हो कि उन दिनों को याद करके उसे दहक होता होगा। बिल्कुल नहीं, वही उसके जीवन की सबसे मधुर स्मृतियां हैं। वह कहती है, मैंने कृष्णा को तुम में पाया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विद्रोही। पहला भाग चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। ये दूसरा भाग था। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।